आज हम लोग ग्रामीण पत्रकारिता पर चर्चा करते हैं। ग्रामीण पत्रकारिता क्या है और इसमें कौन-कौन से मुद्दे आते हैं? ग्रामीण पत्रकारिता को उभारने में पत्रकार कहाँ तक समर्थ हो सके हैं और नए-नए रिपोर्टर, नए-नए युवा के इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद किस तरह मुद्दे आ रहे हैं और कैसे मुद्दे छूट जा रहे हैं? ग्रामीण पत्रकारिता से लाभ किन्हें हैं? इन सबों पर चर्चा करें। इसके पहले आपको एक कवि अदम गोंडवी की 2 लाइन सुनाकर हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। उनका कहना था, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गाँव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में, गाँव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। दोस्तों, ग्रामीण पत्रकारिता की यदि बात करें, तो ग्रामीण पत्रकारिता से तात्पर्य है कि गांव से जुड़े समाचार और इसके संदर्भ में इंडियन रूरल प्रेस एसोसिएशन ने लिखा है कि ये रूरल पेपर एज ऑन विच डिवोट्स at least 40% of its editorial space to agriculture, horticulture, community development, cooperation and पंचायती राज इट अर्थात पंचायती राज के संबंध में 40% स्थान देने वाले पत्र को ही ग्रामीण पत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, उद्यान, सामुदायिक विकास, सहकारी, पंचायती राज से संबंधित मामले आते हैं। यह सामग्री गांव से जुड़ी होती है, कृषि से, पशु, बीज, पंचायत आदि से जुड़े मामले होते हैं और यदि इसमें 40% आप स्थान देते हैं तो ही वह ग्रामीण पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। और इसके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि यह महानगर से नहीं बल्कि जनपद मुख्यालय से प्रकाशित हो। और यदि आप पत्रकार हैं और ग्रामीण पत्रकारिता में रुचि रखते हैं, ग्रामीण पत्रकारिता के मुद्दे को समझते हैं, इसे उभारते हैं, तो कहीं न कहीं आप महात्मा गांधी के स्वप्निल समाज को साकार कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण पत्रकारिता आज भी सदियों से उपेक्षित रही है, विकसित रही है और यह भाग्य के भरोसे रहने वाली जैसी कहानी जैसी बन गई है। ग्रामीण पत्रकारिता की बातें राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उभरती है, ऐसी भी बातें नहीं है। आपने किसानों की आत्महत्या की खबर सुनते होंगे, तो इसके संदर्भ में किसानों की आत्महत्या पर अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध अखबार द हिंदू के के पिसाईनाथ पिसाईनाथ ने जो पत्रकारिता की है, वह ग्रामीण पत्रकारिता का आज भी एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आता है। गाँव की समस्याएँ आज अगर हम देखें, तो यहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी हो या जवानी हो या किसानी हो, आज हर स्तर पर पलायन का खेल चल रहा है। पानी का संकट निरंतर गहराते जा रहा है। जवानी का भी संकट है। कहने का आशय है कि जब अवस्था आती है रोजगार की, उसे रोजगार नहीं मिल पाता और वे पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और किसानों के सामने अनवरत समस्याएं बढ़ती जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में जाहिर है समस्याओं की कमी नहीं है। हालांकि यह भी है कि सरकारें इसके लिए योजना चलाती है, कई तरह की योजना चलाती है। आप मनरेगा योजना का नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, हर घर जल नल योजना की बात हो, हरियाली जल जीवन हरियाली की बात हो, शुद्ध पेयजल योजना की बात हो, शिक्षा की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, सरकारें योजना चलाती है। लेकिन अगर यहाँ पर मीडिया जगत सही तरीके से निगरानी नहीं रख पाती है, तो कहीं न कहीं यह ग्रामीण पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों की विफलता है। केंद्र का पैसा, सरकार का पैसा, केंद्र हो या राज्य, सही तरीके से ग्रामीण विकास में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बिचौलिए अधिकारी कर्मचारी की किस हद तक भ्रष्ट भ्रष्टाचार का उदाहरण पेश कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं आप विफल हैं। वहीं आप यदि इस मुद्दे को उठाते हैं
और जिसे वाजिब मिलना चाहिए हक वहाँ तक पहुँचता है, उस समस्याओं को आप उठाने में सफल होते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी ग्रामीण पत्रकारिता सफल है। अन्यथा देखा तो यह भी जाता है कि कोई योजना चलती है, कोई कुआँ खोदने की बात हो, कोई इकाई स्थापित करने की बात हो, कोई नल जल कितने लगे, तो सरकारी स्तर पर जो बातें की जाती है, एक तरह से विज्ञापन के तौर पर, विज्ञप्ति के तौर पर, तो उसे ही सही मान लिया जाता है, उसे ही प्रकाशित और प्रसारित कर दिया जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि उसका फ़ॉलो अप किस तरह लिया जाता है। सिर्फ़ सरकारी योजना लगी और आप उसे प्रकाशित अथवा प्रसारित कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। बहादुरी तब है कि वह बाद में कितने जल चले, कितने नल सूख गए, या जो राहत बाँटी गई, वे वास्तव में सिर्फ़ उद्घाटन होकर रह गया या बाद में भी बटे। चापाकल लग गया लेकिन उससे पानी एक बूँद गिरा या नहीं गिरा। अगर आप फ़ॉलो अप लेने में विफल होते हैं, तो आपकी ग्रामीण पत्रकारिता विफल है। और सबसे बड़ी बात है कि आप गाँव की समस्या जानें, और इसके लिए आपको गाँव जाना होगा, गाँव में रहना होगा। गाँव की समस्याओं से तभी आप वाकिफ़ हो सकते हैं। और कहा जाता है कि चीन में मीडिया को आज़ादी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक राष्ट्रीय दैनिक अखबार है पिजेंटा डेली, और उस अखबार में उनकी रिपोर्टर जो है अपने गाँव की आवश्यकताओं को समझ सके, इसके लिए वो अपने तमाम संपादक और रिपोर्टर को वर्ष भर में 2 महीने तक गाँव भेजते हैं रहने के लिए, ताकि वे वहाँ की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सके। और यही नहीं, वे वहाँ अंशकालिक संवाददाता रखते हैं, और जो कुछ समस्या होती है उसे छापते हैं, उस पर फ़ॉलो अप लेते हैं। चीन के बाद यदि हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में शहरों से जितने पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, उससे अधिक ग्रामीण क्षेत्र से समाचार पत्र छपते हैं। और चीन हो या अमेरिका, ग्रामीण पत्रकारिता पर फ़ोकस किया जाता है। लेकिन यदि हम अपने भारतीय जनजीवन के क्षेत्र में देखें, तो यहाँ अधिकांश छापे-खाने आपको शहरों में मिलते हैं। रिपोर्टर शहर के होते हैं, उन्हें गाँव से उतना मालूम नहीं हो पाता है। यद्यपि कि गाँव की खबरें आती है, ऐसी बात है कि नहीं आती है, लेकिन शहरी खबरों की तुलना में वो चकाचौंध वहाँ गाँव में नहीं मिलता है, जिस कारण गाँव जगत की खबरें छूट जाती है। और यहाँ की जो लोग होते हैं, उतने ग्रामीण लोग जागरूक नहीं हैं। वे स स्थिति तो ऐसी भी है कि शिक्षा की बात हो या आर्थिक स्तर पर बात हो, वो इतने पिछड़े हुए हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आप उसके समाचार को उभारते हैं अथवा नहीं उभारते हैं। यह अलग बात है कि डिजिटल मीडिया के दौर में हर हाथ जब मोबाइल आ गया, तो इसका प्रसार तेज़ी से बढ़ा, लेकिन इसके पूर्व तक समाचार पत्र तक की बात करें, उसके पास पैसे नहीं है समाचार पत्र खरीदने को, तो फिर देखेंगे क्या? और उस पर आकलन करने की तो बात आप सोच ही नहीं सकते। ग्रामीण पत्रकारिता की अनिवार्यता है। चीन हो या अमेरिका हो या हम अफ्रीका में देखते हैं, तो अफ्रीका में तो ग्रामीण पत्रकारिता योजना के संवर्धन के लिए यूनेस्को ने साथ दिया, और यूनेस्को ने उसके साथ एक योजना चलाई। गांधी जी के उदाहरण को हम फिर उद्धृत यहाँ पे करते हैं कि वे कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसते हैं, और भारत की आत्मा गाँव में बसती है, तो इस आत्मा को तो समृद्ध करना होगा। जो भी समस्या है, चाहे वो स्वच्छता की समस्या हो या अथवा शुद्ध पानी की व्यवस्था करने की बात हो, इन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरतें, आवश्यकताएँ यदि लोगों को नहीं मिल पाती है, तो आपको इस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर शराबबंदी नहीं हो पाती है, तो इसे बंद करने के संदर्भ में आपको प्रयत्न करना पड़ेंगे। जुआ की जैसी कुरीतियाँ आज भी आपको समाज में देखने को मिल जाती है। इन्हें भी किस तरह नशे में या जुए में नई पीढ़ी के नौजवान फँसते जाते हैं। इस संदर्भ में यदि आप खोजी पत्रकारिता को अंजाम देते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी पत्रकारिता सफल मानी जाती है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्र से कृषि संबंधित खबरें आप देखते होंगे, और आपको लगता होगा कि कृषि संबंधी बातें ग्रामीण पत्रकारिता का आधार है, और इसे तो स्थान दिया ही जाता है। लेकिन इस संदर्भ में गौर करने वाली बात यह है कि कृषि संबंधी खबरों का विस्तार 70 के दशक से हुआ, और आप जानते हैं कि उस समय हरित क्रांति का दौर था, और हरित क्रांति ने कृषि जगत में एक संभावनाओं को अंजाम दिया था। और यदि पत्रकारिता में स्थान उसे मिला, उसका एक महत्वपूर्ण कारक यह भी रहा है कि कृषि उपकरण एवं खाद आदि के संबंध में उसके विज्ञापन का बाजार दिख गया था, और इसीलिए
उसे स्थान दिया जा रहा था। स्थान तो आदिवासी संस्कृति संबंधी बातों को भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे सिर्फ ग्लैमर के रूप में भुनाया जाता है। आप देखते होंगे कि आदिवासी कलाकार की प्रस्तुति दी जाती है, लेकिन किस हद तक दी जाती है, उसे किस रूप में भुनाया जाता है, यह बात भी आप समझ सकते हैं। हालांकि आज मोबाइल की दुनिया में ऐप की मदद से कृषक को भी फायदा हो रहा है। कृषि जगत में हो रहे तमाम बदलाव को मोबाइल के माध्यम से सकारात्मक रूप से कृषक को उपलब्ध कराया जा रहा है। मौसम संबंधी कोई बातें हो, कब वर्षा होने वाली, कब सुखाड़ होने वाली है, इनकी जानकारी उन्हें पहले दे दी जाती है। पशुपालन की बात हो, मत्स्य पालन की बात हो, वैज्ञानिक तरीके से खेती हो, जैविक खेती हो, या मंडी संबंधी कोई बात हो, कृषि ऋण, कृषि बीमा संबंधी बात हो, इस तरह की जानकारियां डिजिटल संचार तकनीक के बाद उन्हें यद्यपि की मिल रही है, और उनकी बातों को यदि हम देखें तो 1914 में कृषि संबंधी पत्रिका का जो है शुभारंभ हुआ था। पहला कृषि समाचार पत्र 1914 में प्रकाशित हुआ, कृषि सुधार के नाम से। 1918 में कृषि के नाम से, 1940 में फार्मर तथा एग्रीकल्चर गजट के नाम से। तो हालांकि वैसी बातें अभी नहीं है। आज की स्थिति बदल गई है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से उसे कुछ जानकारी मिल रही है, लेकिन पत्रकारिता जगत में ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार होते हैं, उन्हें कहीं न कहीं आज और अधिक सक्रिय होकर अपने कार्य को आगे रणनीति बनाकर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसी बातें नहीं कि उनके पास समस्या की कमी हो गई है। आज कृषि जगत में भी या अन्य गाँव की कई तरह की बातें देखें तो वहाँ पर खबरें हैं, सिर्फ सूचना देने से कुछ नहीं होता है। आज सरकार योजना चला रही है, खबर है, सूचना है, और उसे प्रकाशित प्रसारित करने की आवश्यकता है। आज मनरेगा संबंधी कोई बात हो या अन्य विकास संबंधी कार्य, वहाँ पर किस तरह वे किए जा रहे हैं, इसे देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि शहर की खबर हमेशा प्राइम खबर बने रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की खबर, कोई मुख्य बातें ही मुख्य धारा की मीडिया में आ सकती है, उसके लिए जगह अभी भी कम है। और ग्रामीण पत्रकारिता लगातार हम कहें तो मुश्किलों का सामना अभी भी कर रहा है। और हम दूसरी ओर यह भी कह सकते हैं कि पत्रकार एक जो आज विपन्न अवस्था में रहते हैं, उसकी तो आवाज़ है, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं उनकी आवाज़ है। उनकी आवाज़ को अगर वे बुलंद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? उन्हें तो करना ही चाहिए। यह अलग बात है कि खुद आज ग्रामीण पत्रकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। कई ये कारण है कि वे भी मजबूर हैं। आज अच्छे वेतन उन्हें नहीं मिलते, अच्छी सुविधा उन्हें नहीं मिलती है। उन्हें सुरक्षा की भी चुनौती है। कहीं-कहीं समाज में जिस तरह की ग्रामीण परिवेश में भिन्न समानांतर शासन व्यवस्था चलाने संबंधी बात होती है, दबंगों के शासन जैसी बात होती है, वहाँ पे खबर निकालना और किसी के विरुद्ध खबर चलाना कम चुनौती भरा नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र से बातें आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए आज संकट भी कम नहीं है। आर्थिक, शारीरिक हर तरह की सुरक्षा को उन्हें आवश्यकता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि यदि भारत को बचाना है, भारत की आत्मा को बचाना है, तो ग्रामीण क्षेत्र के बातों को प्रकाश में लाना पड़ेगा। उनके लिए योजनाएँ किस हद तक आती है, कितनी चलती है, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ़ किसी योजना का सरकारी स्तर पर प्रसारण यानी महत्व नहीं रखता है, बल्कि उस योजना की फ़ॉलो अप क्या रहता है, उसको भी प्रकाशित और प्रसारित करना अनिवार्य है। आज भारत यदि विश्व गुरु बन सकता है, तो गाँव को हम पूर्णतः नकार नहीं सकते हैं। आज भी आधी से अधिक आबादी गाँव में रहती है। 70% लोग यहाँ कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, वे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी जल, ज़मीन, जंगल से जुड़े हुए हैं, अपनी भूमि से जुड़े हुए हैं, अपनी वायु से जुड़े हुए हैं, और अपने आसमान से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि उन्हें शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है, तो हमारा भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता है। सिर्फ़ कॉर्पोरेट कल्चर के सहारे हम विकास नहीं कर सकते हैं। ज़मीन से जुड़ी बातों को
भी हमें देखना पड़ेगा और जो पवित्रता गाँवों में मिलती है, उसे हमें बरकरार रखनी पड़ेगी। जो मानवता, जो मानवीय मूल्य, जो नैतिकता दिखती है, वह आज भी हमें गाँवों में दर्शन होते हैं और ग्रामीण पत्रकार, जो आज करके विशेष करके युवा पत्रकार, जो दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उन्हें आज गाँव के मानवीय मूल्य को बचाने के लिए आगे आना होगा, उन्हें सक्रिय रहना पड़ेगा और तभी हम एक तरह से कह सकते हैं, न केवल हमारी जीवन मूल्य की रक्षा होगी, बल्कि हमारी भारतीयता की भी रक्षा होगी और हमारा भारत विकास करेगा। धन्यवाद।